हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज के इस वीडियो में हम टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, एमएनएस, बीएससी नर्सिंग, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट्स मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए जा रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अगर आप जा रहे हो तो उसका जो सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपका फर्स्ट स्टेज होता है। तो पहले तो आपको सबसे पहले नीट एग्जामिनेशन क्लियर करना है, एंड उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप होता है एमएनएस के लिए यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए, वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका किस तरीके से होता है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का पेपर पैटर्न किस तरीके से होगा, कितने क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, उन क्वेश्चंस में कौन से सब्जेक्ट्स पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करा है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हमने एमएनएस का जो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट है उसके 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं जनरल नॉलेज पर, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपके एग्जामिनेशन में और आपके सीबीटी टेस्ट में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे इस वीडियो का एम यही है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका आपको आइडिया लग जाए, ताकि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले ही आप प्रिपेयर रहो आपके सीबीटी एग्जाम के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, काफी हेल्पफुल होने वाला है आपका ये वीडियो अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए जा रहे हो तो। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि आपका एग्जाम पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए। तो एमएनएस आपका सीबीटी टाइप एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब 150 जो क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा उसमें सब्जेक्ट्स किस तरीके से होंगे, तो सबसे पहले जर्नल इंग्लिश होगा, देन जर्नल इंटेलिजेंस एंड साइंस। तो हर एक पार्ट से आपको 50-50 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जर्नल इंग्लिश में जनरली आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कुछ करेक्शन दिया जाएगा, स्पेलिंग्स वगैरह दिया जाएगा, आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड चूज करना होगा ऑप्शंस में से। देन उसके बाद आपको एक्टिव पैसिव वॉइस, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। देन उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, जिसे जनरल नॉलेज भी कहते हैं, जनरल नॉलेज से आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जनरल नॉलेज आपकी होनी चाहिए, तो कुछ जनरल नॉलेज पर तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जैसे कि आपका जो 11-12 बेस्ड आपका जो सिलेबस है उसी पर से आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्कोरिंग है जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल इंटेलिजेंस, तो ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके ये इनके आप क्वेश्चंस देखिए कि प्रीवियस ईयर किस तरीके से आए थे, ताकि आप इजीली मार्क्स स्कोर कर पाए। और हर एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 1 मार्क का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसीलिए जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस पर कुछ क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, वो गेव द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया टू सरोजनी नायडू। यानी इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये टाइटल दिए गए ऑप्शन में से किसने दिया था। तो यहाँ पर सरोजनी नायडू के बारे में आपको कुछ ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए, सरोजनी नायडू ये एक पोएट एंड पॉलिटिशियन थे, और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से और साथ ही साथ भारत कोकिला के भी नाम से जाना जाता था। एंड यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरोजनी नायडू को। तो इस तरीके से याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ये फर्स्ट वीमेन थी जिन्होंने इंडियन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट में इन्होंने सर्व करा था। ठीक है, तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन याद होना चाहिए इनके बारे में। और सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल महात्मा गांधी ने दिए थे, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, Who was called लेडी विद द लैम्प। तो हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है और किसे लेडी विद द लैम्प कहा जाता था। तो देखिए, लेडी विद द लैम्प ये फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, जो कि ब्रिटिश नर्स थी।
काफी फेमस है और ये जो है ये फाउंडर है मॉडर्न नर्सिंग की भी। तो इस तरीके से मैं आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाउंडर कौन है मॉडर्न नर्सिंग की। तो मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल है, जिसे लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल। नेक्स्ट, Who among the following is the first woman judge of the Supreme Court of India? तो हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी वीमेन है जो कि फर्स्ट वुमेन जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। क्या सुजाता वी मनोहर, फातिमा बीवी, आर भानुमति या फिर रूमा पाल? तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, फातिमा बीवी जो है ये फर्स्ट वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए ताकि अगर इससे रिलेटेड आपको एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन दिया जाए तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फातिमा बीवी जो है इन्होंने सर्व करा था एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और लेटर गवर्नर ऑफ तमिलनाडु फ्रॉम 1997 टू 2001। अब इनको अवार्ड भी मिला है, तो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इनके अवार्ड से रिलेटेड भी पूछा जाएगा। तो इनको जो अवार्ड मिला है वो मिला है महिला शिरोमणि अवार्ड, ठीक है, जो कि 1990 में मिला था। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महिला शिरोमणि अवार्ड किसे दिया गया था, तो फातिमा बीवी को इन द ईयर 1990। और जो फर्स्ट वीमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वो थी फातिमा बीवी। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ अचीव। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें अचीव वर्ड का एंटोनिम यानी ऑपोजिट वर्ड बताना है अचीव वर्ड का। तो अचीव वर्ड का पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि अचीव वर्ड का मीनिंग क्या होता है। अचीव वर्ड का मीनिंग यानी आपके जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स है उस तक आप पहुंच जाना, जो आपके गोल्स है आप उसको अगर पा लेते, जैसे हम कहते हैं कि ये हमारा ड्रीम था और इसे हमने पा लिया, तो यानी हमने उस ड्रीम को अचीव कर लिया। ठीक है, आपके जो भी एम्बिशन है आप उसे अचीव करते हो तो उसे कहते हैं अचीव करना। ठीक है, पा लेना मतलब। और अचीव का अगर हम ऑपोजिट देखें, एंटोनिम देखें, तो होता है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है लीव करना यानी छोड़ देना किसी भी चीज को, और अचीव का मतलब है पा लेना और अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना किसी भी चीज को। तो इसीलिए अचीव का जो एंटोनिम यानी ऑपोजिट होगा वो होगा ऑप्शन ए, अबंडन। नेक्स्ट, Which of the following is not the member of G20? तो हमें बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन से एक ऐसा ऑप्शन है या फिर कौन से एक ऐसी कंट्री है जो कि G20 का मेंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि G20 होता क्या है। तो G20 जिसे ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है और ग्रुप ऑफ 20 समिट कहा जाता है इसे, और इसे समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, G20 में देखिए एनुअल मीटिंग होती है वर्ल्ड के सारे लीडर्स के साथ, जिसमें ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करा जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं G20 समिट या फिर G20। ठीक है, अब देखिए G20 में काफी सारे जो 20 ग्रुप ऑफ 20 इसीलिए कहा गया क्योंकि 20 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। जैसे कि देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया जैसे सारे, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की जैसे यहाँ पर 20 जो कंट्री है यहाँ पर G20 में पार्टिसिपेट करती है। लेकिन यहाँ पर जो चिली कंट्री है ये G20 का मेंबर नहीं है, जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। तो चिली G20 का मेंबर नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन। तो देखिए फर्स्ट ओलंपिक गेम कहाँ पर हुआ था, हमें किस कंट्री में ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट ओलंपिक गेम वर हेल्ड इन एथेंस, ग्रीस। एथेंस, ग्रीस में फर्स्ट ओलंपिक गेम वर हेल्ड एंड ये जो हुआ है ये हुआ है 1896 अप्रैल 6 से अप्रैल 15 1896 के बीच में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथेंस, ग्रीस। नेक्स्ट, बिलो गिवन कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ G7 एक्सेप्ट। तो देखिए जैसा हमने देखा G20 जो कि ग्रुप ऑफ 20 था, G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। तो ग्रुप ऑफ 20 होने से पहले ग्रुप ऑफ 7 समिट निकला था, यानी G7 में भी जैसे हमने देखा कि ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज जो होते हैं उन पर डिस्कशन होता है। तो G7 में भी उसी तरीके से होता था, लेकिन इसमें सिर्फ 7 कंट्रीज थी जो कि यूरोपियन यूनियन
कंसीडर करा जाता था इसमें ज्यादातर। और जो 7 कंट्रीज थी वो थी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस तरीके से बस G7 का ग्रुप था। तो जिसमें G7 में दिए गए ऑप्शन में से देखिए इंडिया जो है ये G7 का पार्ट नहीं थी। अभी G20 में लेकिन इंडिया है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, which country world's largest ever freshwater fish has been found recently? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि recently वर्ल्ड के लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश कहाँ पाई गई थी, किस कंट्री में। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैम्बोडिया। कैम्बोडिया में रिसेंटली वर्ल्ड की फ्रेश वाटर फिश फाउंड करी गई थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन विच ईयर सलमान रुश्दी गॉट बुकर प्राइज। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि सलमान रुश्दी को बुकर प्राइज का अवार्ड किस ईयर में मिला था। तो सलमान रुश्दी को बुकर प्राइज का अवार्ड 1981 में मिला था। अब ये जो है ये इनकी एक नॉवेल थी जिसमें मिडनाइट चिल्ड्रन इस नाम की इनकी एक नॉवेल थी। इस नॉवेल में इन्होंने सलीम सियानीस की स्टोरी बताई थी, एक जो कि एक बॉय था जो कि बॉर्न हुआ था स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट में, एट द सेम टाइम व्हेन इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1981। ठीक है। नेक्स्ट, G20 समिट 2023 स्टार्टिंग डेट। तो देखिए G20 जैसे हमने देखा ग्रुप ऑफ 20 जिसमें आपके जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स इशू होते हैं सारे कंट्री के लीडर बैठकर उस पर डिस्कशन करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं G20 समिट। और G20 समिट जो है 2023 में इंडिया में हुआ था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो स्टार्ट डेट थी ये थी 9 सितंबर और एंडिंग जो डेट थी याद रखिएगा, आपसे एंडिंग डेट भी पूछा जा सकता है इस ईयर, तो 9 और 10 सितंबर तक था, 2 ही दिन था। तो स्टार्टिंग डेट थी 9 सितंबर और एंडिंग डेट थी 10 सितंबर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 9 सितंबर 2023। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है G20 समिट के लिए। विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2024। तो देखिए आपके एग्जामिनेशन में हम आपसे कहेंगे 100% ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि G20 समिट पे आपको 1 और 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कंपलसरी पूछा जाता है। तो 2024 में G20 समिट जो है ये आपकी ब्राजील कंट्री में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। और ब्राजील कंट्री में कब, नवंबर 18 और 19 के बीच में। ठीक है, ये आपकी डेट फाइनल हो चुकी है। 18-19 G20 समिट जो है 2024 में नवंबर 18-19 ब्राजील में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राजील। नेक्स्ट, लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया। लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया, कौन सा इंडिया का लार्जेस्ट स्टेडियम है दिए गए सारे स्टेडियम के नेम में से। तो देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है लार्जेस्ट स्टेडियम है इंडिया का, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन फ्रांस नीसेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, वो रिमार्क दिस। तो हमें बताना है ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस और ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलियन चांसलर मैटरनिक ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, आफ्टर द जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 इन फ्रांस। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैटरनिक। नेक्स्ट, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें सेपिएंट वर्ड का सिनोनिम यानी सेपिएंट वर्ड का सिमिलर मीनिंग वर्ड बताना है। तो सेपिएंट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि नॉलेजेबल हो, जिसको काफी ज्यादा नॉलेज है, जो कि इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं सेपिएंट। अब सेपिएंट का आपको सिनोनिम भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, या फिर ऑपोजिट भी। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है फुलिश, थॉटलेस, इग्नोरेंट से कुछ नहीं पता है। ठीक है, थॉटलेस जिसके पास कोई थॉट नहीं, और फुलिश कोई ऐसा वैसा ही पर्सन। ठीक है, लेकिन सेपिएंट का मतलब होता है नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट पर्सन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉलेजेबल। नेक्स्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज इन G20 समिट। देखिए G20 समिट में जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, तो उसमें कौन सी लैंग्वेज जनरली यूज करी जाती है वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो G20 समिट जैसे कि हमने अभी देख चुका है, G20 ग्रुप ऑफ 20
20 होता है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज के जो लीडर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक इशू पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर G20 समिट में जो लैंग्वेज होती है वो कौन से यूज करी जाएगी? ऑब्वियसली इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ग्लोबली यूज करी जाती है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बिजनेस, कल्चर वगैरह हर एक चीज में जो है, जैसे कि प्राइमरी लैंग्वेज जो है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए वो होती है इंग्लिश। तो इसीलिए इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज का G20 समिट में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी होता है, जो भी डिस्कशंस वगैरह होता है, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीजें जो है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट, गोपाता ब्रह्मणा रिलेटेड टू विच वेदा? तो देखिए गोपाता ब्रह्मणा ये जो वेदा है ये अथर्व वेदा से रिलेटेड है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फर्स्ट चाइना वॉर वॉज फॉट बिटवीन? तो फर्स्ट चाइना वॉर वॉज फॉट बिटवीन चाइना एंड ब्रिटेन। ठीक है, चाइना एंड ब्रिटिश के बीच में लड़ी गई थी, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट सी पॉट इन द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सी पॉट है बिब्लोस पॉट। ठीक है, तो यहाँ पर ओल्डेस्ट सी पॉट इन द वर्ल्ड पूछा गया है। एग्जामिनेशन में ओल्डेस्ट सी पॉट ऑफ इंडिया भी पूछा जा सकता है, इंडिया का ओल्डेस्ट सी पॉट क्या है? तो इंडिया का जो ओल्डेस्ट सी पॉट है वो है लोथल पॉट, लेकिन वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट सी पॉट है वो है बिब्लोस पॉट, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिब्लोस पॉट। ठीक है, नेक्स्ट, Who among the following wrote the book The Company of Women? तो The Company of Women इस बुक को किसने लिखा था, किस ऑथर ने, हमें ये बताना है। तो The Company of Book ये एक इंडियन ऑथर ने लिखा था, जो कि था खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने इस बुक को लिखे थे The Company of Women, जिसमें इन्होंने अपर मिडिल क्लास के जो विमेन है उनके इश्यूज के बारे में बताया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खुशवंत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज नोन एज द रेड प्लैनेट? तो सोलर सिस्टम में रेड प्लैनेट किस प्लैनेट को कहा जाता है, हमें ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए सोलर सिस्टम में रेड प्लैनेट जिस प्लैनेट को कहा जाता है वो प्लैनेट है मार्स। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्स। दैट्स इट, इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी तरीके से आपको जो जनरल नॉलेज पे क्वेश्चंस है ये आपको पूछे जाते हैं, और आप इन्हीं टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। सो दैट्स इट, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।